Hey everyone, so let's discuss the most important quant questions for the CAT MBA 2020 exam. So subscribe to the channel for all the MBA updates. Now let's see this question. So find the sum of first n groups of 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3. So this is the first term, this is the second term and this is the third term. So ऐसे n ग्रुप्स का हमें सम फाइंड करना है कि क्या होगा. नाउ इस क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास इसमें ऑप्शंस हैं. सो हम क्या करेंगे कि n की हम डिफरेंट वैल्यूज लेंगे. सबसे बेस्ट यही रहता है बिकॉज इसमें आप देख सकते हैं कोई AP या GP का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगेगा. तो वी कैन से कि n इक्वल्स टू 1 के लिए हम इसकी वैल्यू देखते हैं कि सम क्या आएगा. तो n इक्वल्स टू 1 की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ फर्स्ट टर्म लेंगे और हमारा सम जो होगा वो होगा 1. सिमिलरली n इक्वल्स टू 2 की बात करते हैं तो फर्स्ट टू टर्म्स लेंगे 1 एंड 1 प्लस 2. सो आप देख सकते हैं इसका सम आएगा 4. ऐसे ही n इक्वल्स टू 3 की बात करते हैं तो 3 टर्म्स लेंगे और इसका सम आएगा, ये हो जाएगा 4 एंड 6 10. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी विल ट्राई आउट दीज ऑप्शंस. जो ABCD हमें ऑप्शंस गिवन है कि ये कौन सा ऑप्शन हमारा इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है. सो अगर इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें n इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, इसमें इफ यू पुट n इक्वल्स टू 1 सो यू विल रियलाइज आपका सम जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 और सम आ गया आपको 1. तो ये तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है. और अगर n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो n इक्वल्स टू 2 के लिए आपका सम आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6. सो सम आ गया है 4. तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम फिट बैठ रहा है इसके अंदर. सो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप तीनों टर्म्स के लिए, तीनों n की वैल्यूज के लिए इस फॉर्मूला को चेक करें ताकि आपका आंसर गलत ना हो. एंड वी वर लकी कि ए ऑप्शन हमने ट्राई किया एंड उसी से हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है. बट यू शुड लुक कि ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टू टर्म्स के लिए बाकी फॉर्मूले में भी क्या पता करेक्ट आंसर आ रहा हो. बट n इक्वल्स टू 3 के लिए भी अगर आप देखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 एंड सम आ जाएगा आपका 10. तो 3 हमने इनकी वैल्यूज के लिए ट्राई किया फॉर्मूला और तीनों में हमारी सम की करेक्ट वैल्यूज आ रही हैं. तो हम 100% श्योर होके ए ऑप्शन टिक कर सकते हैं. तो इस ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे फर्स्ट n ग्रुप्स की बात करें तो आप n की डिफरेंट वैल्यूज लेके अपने ऑप्शंस को टेस्ट कर सकते हैं. दिस इज द मोस्ट easy and time saving way to solve these questions. Now इसकी बात करते हैं. So if 1 raised to power n plus 2 raised to power n plus 3 raised to power n up to x raised to power n, this is always divisible by 1 plus 2 plus 3 plus up to x, then n is. So यहाँ पे हमें given है कि ये जो हमारे पास पूरा इक्वेशन है ये डिविजिबल बाय होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू x टर्म से. ठीक है. तो ऑप्शंस भी हमारे पास गिवन है कि n क्या हो सकता है. n कैन आइदर बी इवन ऑड मल्टीपल ऑफ 2. तो इन तीनों बेसिस पे, इन तीनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करेंगे कि हमारा जो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, अगर हम n की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं तो पहले मैं n की ऑड वैल्यूज के लिए टेस्ट करूंगी क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या बात कर रहा है n की इवन होने की पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन रेज कर रहा है और दूसरा ऑप्शन n ऑड होगा तो ये इक्वेशन ट्रू होगी या नहीं होगी. राइट. ये इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए दैट दिस न्यूमरेटर शुड बी डिविजिबल बाय दिस सम. और फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है इवन. सो मैं n की इवन वैल्यूज और ऑड वैल्यूज और वो भी 2 इवन वैल्यूज और 2 ऑड वैल्यूज के लिए टेस्ट करूंगी ताकि ये ऑप्शंस को मैं रूल आउट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ ये मुझे पता चल जाएगा. सो लेट्स सी इफ n की अगर मैंने इवन वैल्यूज ली 2 एंड 4 तो n की 2 वैल्यूज ले लो. n को मैं 2 लेती हूँ और यहाँ पे भी मैं सारी टर्म्स नहीं लेती हूँ. लेट मी पिक ओनली फर्स्ट 3 टर्म्स बिकॉज x की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो मैं x इज नथिंग बट द
nth नेचुरल नंबर यू कैन से, nth और द नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी इसमें टर्म्स हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 टर्म्स ली हैं, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। तो जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाए कि ये डिविजिबल बाय दिस होना चाहिए ट्रू, तो आप ऑप्शंस की हेल्प लेके अपने क्वेश्चन को पहले छोटी वैल्यूज के लिए टेस्ट ज़रूर करें, लाइक n इक्वल्स टू 2 के लिए, और सिर्फ मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स ली, ठीक है। तो यहीं से आंसर हमारा आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6। सो दिस इज 14 बाय 6। सो आप देख सकते हैं ये एक फ्रैक्शन ही रहेगा, दिस इज नॉट डिविजिबल। तो n इवन होगा और हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिविजिबल होगा, ये पॉसिबिलिटी हमने रूल आउट कर दी है यहाँ पे सिर्फ एक ही n की वैल्यू टेस्ट करके। और अगर हमारी n की वैल्यू 1 है तो वी कैन सी डेफिनेटली n इक्वल्स टू 1 अगर हो गया तो आप कह सकते हैं ये हमेशा ही डिविजिबल रहेगा इस केस में, कितनी भी टर्म्स ले लो आप। लेकिन n इक्वल्स टू 3 के लिए भी इसलिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। n इक्वल्स टू 3 अगर हम लेंगे तो हम देख सकते हैं दिस विल बी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, एंड ये आ जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 6, राइट। सो अगर हमारा ये भी करेक्ट रहेगा तो हम कह सकते हैं कि यस हमारी वैल्यू करेक्ट आ रही है इसमें, एंड दिस वैल्यू इज 6, एंड यस दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, तो हम कह सकते हैं कि n इज ऑड, ठीक है। और n इवन नहीं हो सकता तो n मल्टीपल ऑफ 2 भी नहीं हो सकता। सो आइदर हमारा जो आंसर होगा वो ऑड होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो अगर हमें फिर भी अभी डाउट है, क्योंकि हमने देखा जाए तो n इक्वल्स टू 1 के लिए तो डेफिनेटली ये ट्रू होना ही था, n इक्वल्स टू 3 के लिए भी ये ट्रू है। तो इफ यू वांट टू बी मोर श्योर, सो लेट मी टेस्ट फॉर वन मोर ऑड वैल्यू विच इज n इक्वल्स टू 5। सो ताकि हम B ऑप्शन विच इज ऑड और D ऑप्शन विच इज नन ऑफ दीज, इन दोनों में से अच्छे से देख सकें कि कौन सा करेक्ट होना चाहिए, एंड वी कैन बी 100% श्योर बिकॉज एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट इन दिस एग्जाम। सो n इक्वल्स टू 5 की अगर मैं बात करूँ, सो दिस विल बी 1 रेज़ टू पावर 5 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 3 रेज़ टू पावर 5, राइट। एंड इसके बाद हम देखते हैं दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 प्लस 32 प्लस 243 डिवाइडेड बाय 6। सो दिस इज इक्वल टू 276 डिवाइडेड बाय 6, और ये परफेक्टली डिवाइड कर रहा है एंड वी गेट 46। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे n इज ऑड, तो ये न्यूमरेटर इज डिविजिबल बाय द डिनोमिनेटर। सो B is the correct option here. Now a person buys 18 local tickets for rupees 110. Each first class ticket costs rupees 10 and each second class ticket costs rupees 3. So first class ticket का जो प्राइस है वो है rupees 10, second class ticket का जो प्राइस है वो है rupees 3. So what will another lot of 18 tickets in which number of first class and second class tickets are interchanged cost. So यहाँ पे अगर हम मान लें कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स वी नो 18 है, तो मैं मान लेती हूँ कि फर्स्ट क्लास टिकट्स है नंबर f या x ले लेते हैं, इसको कुछ भी ले सकते हैं। सो x, लेट मी से x नंबर ऑफ टिकट्स हैं, राइट। तो सेकेंड क्लास की टिकट्स कितनी होंगी 18 माइनस x, राइट। नाउ वी नो दैट जो फर्स्ट क्लास की टिकट्स है वो है 10 रुपीज़ की, तो मैं कह सकती हूँ 10 इंटू एक्स, और सेकेंड क्लास की टिकट्स हैं रुपीज़ 3 की, तो 3 इंटू 18 माइनस एक्स, ये कॉस्ट होना चाहिए फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास की टिकट्स का केस 1 में, एंड दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 110। सो वी गॉट दिस इक्वेशन 1। नाउ हमारे पास यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, सो वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा ये 10x माइनस 3x प्लस 54 इक्वल्स टू 110, राइट। सो ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 110 माइनस 54, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू 56। सो x की वैल्यू आ जाएगी 56 डिवाइडेड बाय 7 विच इज 8,
राइट। सो फर्स्ट क्लास टिकट थी 8, राइट, फर्स्ट केस में, और सेकेंड क्लास टिकट्स थी 18 माइनस 8 विच इज 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे फिर से हमने 18 टिकट्स का लॉट बनाया है और उसमें फर्स्ट क्लास की जो टिकट्स थी वो कितनी होंगी अब, जितनी फर्स्ट केस में सेकंड क्लास की टिकट्स थी। तो नंबर इंटरचेंज हो गए हैं। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ तो यहाँ पे अब फर्स्ट क्लास की टिकट्स हो जाएंगी 10, इनको इंटरचेंज करना है बस, और सेकंड क्लास की टिकट्स हो जाएंगी 8। तो अब यहाँ पे इसका प्राइस बताना होगा, राइट, कि टोटल कॉस्ट कितना होगा इस 18 टिकट्स के लॉट का। सो इट इज वेरी इजी, 10 into 10 प्राइस ऑफ 1 फर्स्ट क्लास टिकट प्लस 8 into 3 price of 1 second class ticket. So this is 100 plus 24, 124, and we can see D is our correct answer, right? Now this says 2 jars have a capacity of 3 and 5 liter respectively, right? यहाँ पे हमारे पास 2 jars हैं, एक की कैपेसिटी है 3 लीटर, एक की कैपेसिटी है 5 लीटर। नाउ ये दोनों जार्स को हमने फिल किया, कंप्लीटली फिल किया विद मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो इस जार में भी मिल्क प्लस वाटर का कुछ मिक्सचर डाला, इस जार में भी मिल्क प्लस वाटर का कुछ मिक्सचर हमने डाला है। नाउ इन द स्मॉलर जार 25% ऑफ द मिक्सचर इज मिल्क, राइट। तो ये जो हमने मिक्सचर डाला है इसमें क्या है, टोटल तो इस जार में 3 लीटर ही आएगा, ठीक है, मिक्सचर। लेकिन इस मिक्सचर के बाद डालने के बाद हमने देखा इसमें है 25% मिल्क, एंड इन द लार्जर 25% ऑफ द मिक्सचर इज वाटर। तो 25% लार्जर वाला जो हमारा जार है 5 लीटर का वो है वाटर। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो 3 लीटर का मिक्सचर है इसमें 25% मिल्क है। 25% कितना होता है 100% का 1/4 पार्ट, राइट, कह सकते हैं आप। तो 25% ऑफ 3 लीटर इज मिल्क हियर, एंड यहाँ पे 25% वाटर है। तो क्या कह सकती हूँ कि 25% ऑफ 5 लीटर इज वाटर हियर, या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि 75% of 5 liter is milk here, right? Now question क्या है कि jars are emptied into a 10 liter cask whose remaining capacity is filled up with water. So now एक और हमने कुछ बड़ा टैंक लिया है 10 लीटर का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों की कैपेसिटी मिला के तो 8 लीटर है, तो रिमेनिंग कैपेसिटी वाटर से फिल करी गई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 8 लीटर मिक्सचर डाला है, 3 लीटर यहाँ से लेके 5 लीटर यहाँ से लेके 2 लीटर यहाँ पे और वाटर ऐड हमने कर दिया है। नाउ फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द कास्क, राइट। तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इस बड़े टैंक में कितना होगा वो हमें डिसाइड करना है। अब नाउ इसे डिसाइड करना बहुत ईजी है, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में बात करी कि 25% ऑफ 3 लीटर अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा वो, वी कैन से 25/100 इंटू 3/4 आ गया ये। और यहाँ पे 75% ऑफ 5 लीटर मिल्क है, तो हम कह सकते हैं 75/100 इंटू 5, दिस इज 3/4 इंटू 5, 15/4 लीटर्स, राइट। सो मैं कह सकती हूँ कि जार 1 से हमें, जार 1 में अभी कितना मिल्क है 3/4 लीटर, और रिमेनिंग ऑब्वियसली वाटर है। और जार 2 में लार्जर जो हमारा जार है उसमें है 15/4 लीटर्स ऑफ मिल्क और बाकी है वाटर। तो जब हमने इस मिक्सचर को बड़े टैंक में डाला तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जितना भी मिल्क होगा वो छोटे जार से जितना हमें मिल्क मिला प्लस बड़े जार से जितना हमें मिल्क मिला उसके इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ बड़े जार में भी इतना ही मिल्क है,
ये जो बड़ा टैंक है इसमें उतना ही मिल्क रहेगा जितना हमें छोटे जार से मिला, जार 1 से, और जितना हमें बड़े जार से मिला, ठीक है। और बाकी हमने कैपेसिटी जितनी इसकी बची थी वो वाटर से फिल करी है, ठीक है। और मिक्सचर में भी सिर्फ इतना ही मिल्क है और बाकी जो क्वांटिटी थी वो वाटर की थी। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज 18/4 लीटर, और आई कैन से 4.5 लीटर्स ऑफ मिल्क। और 10 लीटर में से आप 4.5 लीटर्स माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 5.5 लीटर ऑफ वाटर, राइट। तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द कास्ट की बात करें अगर, कि कास्ट में कितना परसेंटेज ऑफ मिल्क है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो दैट इज गोइंग टू बी क्वांटिटी ऑफ मिल्क which is 4.5 liters divided by total quantity of or total capacity of the cask which is 10. तो हम कह सकते हैं this is 45%. तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये क्वेश्चन आपका आराम से 30-40 सेकेंड्स में सॉल्व हो सकता है। आपको क्या करना था, बस 25% ऑफ 3 लीटर निकालना था, 75% ऑफ 5 लीटर इसका निकालना था, क्योंकि हमें पता है कि 25% मिल्क है स्मॉल जार में, और यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 75% है मिल्क लार्जर जार में, राइट। तो ये क्वांटिटी हमें निकाल के, बाकी तो सभी पानी है, ठीक है। कास्ट में भी रिमेनिंग कैपेसिटी पानी से भरी और वैसे भी पानी है मिक्सचर में दूध के अलावा। तो इसको सिंपली आप निकालते 3/4 प्लस 15/4 टोटल करते और ये आपके पास क्वांटिटी आ जाती, और सीधा आपको कैपेसिटी तो यहाँ पे 10 लीटर गिवन ही थी। सो बेसिकली आपको ये 4.5 निकालना था और आपकी परसेंटेज निकल जाती। तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद मिनिमम कैलकुलेशंस एंड विद मिनिमम यूसेज ऑफ पेपर। माइंड में ज़्यादा कैलकुलेशंस होनी चाहिए रादर देन ऑन पेपर सॉल्विंग ईच एंड एवरी पॉइंट स्टेप बाय स्टेप। दैट विल ऑब्वियसली कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ टाइम। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आई डोंट नो कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा या नहीं पता होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन तभी क्रैक हो सकता है जब आपको फॉर्मूला पता हो, अदरवाइज इट विल बी अ बिट ट्रिकी टू सॉल्व दिस वन। सो इसमें फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये फॉर्मूला हम निकाल भी कैसे सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास f ऑफ x ये फंक्शन है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, एंड वी नो कि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इन टर्म्स में से x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अगेन इनफाइनाइट टर्म्स। सो जब भी किसी सीरीज में हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स होती है, फर्स्ट रूल तो हमें ये पता होता है कि इन्फिनिटी से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट, तो भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। लाइक कुछ बहुत ज़्यादा हमारे पास सरप्लस में है या ओशन है, ओशन में से हम एक ड्रॉप भी निकाले तो भी आप क्या कहोगे, ओशन की जो उसमें वाटर है उसमें कुछ कम नहीं हुआ है। देन ऑल्सो यू विल से कि हाँ 100 लीटर्स पानी था पहले, अभी भी 100 लीटर्स पानी है। जस्ट एन एग्जाम्पल। सो इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ कि अगर मैंने यहाँ से एक टर्म जो फर्स्ट टर्म थी 1 उसको अलग रखा और यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ चेंज नहीं होगा बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एंड अगर आप f ऑफ x देखें तो क्या मैं कह सकती हूँ कि दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ x, राइट। कह सकते हैं हम ये, क्योंकि इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट टर्म से कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसको लिख सकती हूँ दैट f ऑफ x हियर इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x इंटू f ऑफ x। इसे मैं रिप्लेस कर दूंगी f ऑफ x से, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, f ऑफ x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, f ऑफ x की दोनों टर्म्स को। सो दिस विल बी f ऑफ x मैंने कॉमन लिया इंटू 1 माइनस x। सो यहाँ से f ऑफ x आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस x, राइट। तो ऐसे भी हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं और ये फॉर्मूला इसलिए वैलिड है क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है, ओके। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि a जो हमारा है वो आ जाएगा इक्वल टू
1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड बी जो है हमारा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वाई, राइट। दिस फॉर्मूला आप पेपर में तभी डिराइव कर पाएंगे जब आपने थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हों कि, या आप इस हिंट को लें कि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो थोड़ा सा मैं इसे डिराइव कर लेता हूँ, राइट। अदरवाइज मे बी इट विल बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। सो यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो है 0 to 1 तक, राइट। नाउ ए हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, बी हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस वाई। नाउ अगर हमें a की वैल्यू x के टर्म्स में दी गई है तो हम कह सकते हैं कि हमें x की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ a, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, और x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन ए, और इसे हम कह सकते हैं a माइनस 1 अपॉन ए। सिमिलरली y की भी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो आएगी b माइनस 1 अपॉन बी, राइट। ये मैंने x और y की वैल्यू a और b की टर्म्स में रिस्पेक्टिवली इसलिए निकाली है बिकॉज हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड सो ऑन। नाउ इसमें आप एक बात और ध्यान दो कि आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करनी है एक्स वाई की, a माइनस 1 अपॉन ए इंटू b माइनस 1 अपॉन बी एंड so on. So now you will realize कि इसको भी आपने जैसे a और b की वैल्यूज निकाली हैं, इस एक्सप्रेशन को भी आप उसी टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, f ऑफ एक्स वाई बोल लो या x, दिस इज 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल क्यूब, एंड यहाँ पे भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो यहाँ से सिमिलैरिटी कॉमन है a और b और इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे भी मैं कह सकती हूँ दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करते तो आप देख सकते हैं कि हम इसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हम यही देखेंगे कि ये भी एक्सप्रेशन सेम ही बन रहा है, विच इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे अगर हम x और y की वैल्यू पुट कर दें तो हम देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शंस आप देखो कि a और b की टर्म्स में है, इसलिए मैंने x और y को a और b की टर्म्स में निकाला है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इसका आंसर फाइंड करना है, दैट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल रियलाइज दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन a plus b minus 1, and B is our correct option here. So again a tank question. A tank has 4 inlets. So tank है, उसके अंदर we are trying to fill water using 4 inlets या 4 taps कह लो, ठीक है। Through the first 3 inlets, the dam can be filled in 12 minutes. Dam or tank, whatever, right? So फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों इनलेट्स को मिला के हम फिल कर पा रहे हैं पूरे टैंक को इन 12 मिनट्स। नाउ थ्रू द सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ इनलेट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इनलेट, इट कैन बी फिल्ड इन 15 मिनट्स, राइट। नाउ थ्रू द फर्स्ट, फोर्थ इनलेट इन 20 मिनट्स। नाउ फर्स्ट और फोर्थ इनलेट से हम कितना फिल कर पाएंगे, इन जस्ट 20 minutes, right? So how much time it will take for all the 4 inlets to fill the dam? Now यहाँ पे हम एक चीज आप नोटिस करो, सबसे फर्स्ट हिंट जो मैंने लिया कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं 4, राइट। We have 4 variables here, but equations हैं हमारे पास only 3. तो आप सीधा सीधा अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सो दैट अप्रोच इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर, राइट। तो इसमें हमें कुछ और ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो एक और आप ट्रिक नोटिस करो कि अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल रियलाइज
दैट यहाँ पे फर्स्ट इनलेट का मेंशन एग्जैक्टली 2 बार हुआ है, सेकेंड इनलेट का मेंशन भी एग्जैक्टली 2 बार हुआ है, सिमिलरली गोज फॉर थर्ड एंड फोर्थ इनलेट, राइट। तो मैं सपोज करती हूँ कि फर्स्ट इनलेट अगर अकेला टैंक भरने की या डैम भरने की कोशिश कर रहा है, तो लेट्स सपोज फर्स्ट इनलेट विल टेक x1 टाइम, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इनलेट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक x2, x3, x4 रिस्पेक्टिवली। इतना टाइम ये इनलेट्स लेंगे डैम को पूरा भरने के लिए, अगर हमने इन्हें सिर्फ अकेले ऑन किया है एट वन टाइम, ठीक है। तो अब मैं निकालती हूँ कि यहाँ पे x1 टाइम लेती है फर्स्ट इनलेट पूरा टैंक भरने के लिए, लेकिन 1 मिनट की बात करूँ तो इन 1 मिनट इनलेट 1 कितना पार्ट भरेगी, 1/x1, राइट। x1 मिनट लेती है पूरा भरने के लिए, तो 1/x1 पार्ट भर देगी 1 मिनट में, राइट। तो ऐसे इक्वेशन 1 की अगर बात करें तो 1/x1, मैं 12 मिनट्स की बात कर रही हूँ कि 12 मिनट्स में पूरी डैम भर गई है। तो फर्स्ट केस में मैं बात कर रही हूँ कि इन 1 मिनट कितनी डैम भरी होगी, डैम का कितना पार्ट भरा होगा, उस टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। तो 1/x1 जितना इनलेट 1 ने 1 मिनट में भरा होगा डैम, प्लस इनलेट 2 ने 1/x2 भरा, इनलेट 3 ने 1/x3 भरा, एंड ये आ जाएगा 1/12, राइट। इतना पार्ट भर दिया। नाउ सिमिलरली आप निकालो दूसरी इक्वेशंस के लिए भी। दूसरी इक्वेशन होगी 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 इक्वल्स टू 1/15। ये जो इनलेट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं या टाइम और वर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, वर्क रिलेटेड, तो उसमें आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए कि आपने सपोज किया है कि चलो x1 में पूरा टैंक भर रहा है, तो आपको 1 मिनट में कितनी उसकी क्वांटिटी उसमें भर रही है या कितना पार्ट भर रहा है, वो आपकी निकलेगी 1/x करके। दिस ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लास्ट इक्वेशन है 1/x1 प्लस 1/x4 इक्वल्स टू 1/20। नाउ बिकॉज ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप टाइम को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं मान लूँ कि टाइम को भी आप कैसे कंपेयर करेंगे, इनलेट 1 भी 2 भी 3 भी, यहाँ पे इस केस में तीनों ही इनलेट्स 12 मिनट्स के लिए ऑन है, राइट। लेकिन आप क्या कंपेयर कर सकते हैं कि 12 मिनट्स में कितना क्वांटिटी ऑफ डैम भरा, और 12 मिनट्स ऑन रह के फर्स्ट इनलेट कितना भरती है, सेकेंड इनलेट कितना भरती है, थर्ड इनलेट कितना भरती है। ये क्वांटिटी है और क्वांटिटी हम कंपेयर कर सकते हैं। सो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्वांटिटी की फॉर्म में लिया है और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी क्वांटिटी की फॉर्म में लिया है। यू कैन नॉट से x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12। ये कुछ भी इक्वेशन नहीं बना बिकॉज यू आर नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग हियर, ये कंपेरेबल ही नहीं है। तो वर्क के क्वेश्चंस में और ये पाइप्स वाले क्वेश्चंस में ऐसे सोचा करो कि जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे आप इक्वेट कर रहे हो क्या वो कंपेरेबल भी है, राइट। तभी आपका आंसर गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा आपका लॉजिक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव गॉट 3 इक्वेशंस, और यहाँ पे हमें पता है कि हमें इन तीनों को ऐड करना है, क्योंकि ये ऐड करके हम 2 कॉमन ले लेंगे एंड वी विल गेट 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4। और इस साइड पे वी हैव 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, राइट। सो यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 60 इज द एलसीएम, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस 4 प्लस 3, 12/60। So finally we have 2 into 1 plus x1, 1/x1 plus 1/x2 plus 1/x3 plus 1/x4. This is equal to 1/5. Or we can say how much time will it take for all 4 inlets to fill up dam. So यहाँ पे हमने क्या करी है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी क्या इक्वेशन बन रही है कि चारों इनलेट्स ओपन हैं और
1 मिनट में इसने 1/10 पार्ट ऑफ डैम भरा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रही है कि 1 मिनट में कितना पार्ट भरा, 1/10, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि 10 मिनट में ये भर देंगे पूरा, राइट। ऐसे ही हमने बाकी इक्वेशंस बनाई थी, तो आवर आंसर इज 10 here. Now this question says if x is greater than 0, the minimum value for this is. So ZAT 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये बहुत ही आपको लग रहा होगा रेज टू पावर 6 है तो हमें बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। नो, नॉट एट ऑल। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम कैलकुलेटिंग समथिंग। एक लॉजिक ये लगाना है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू, अगर इसी की बात करूँ मैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सो वी नो डैट इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 2, बिकॉज x इक्वल्स टू 1 लेने पे ये वैल्यू 2 आ रही है, और अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ये पार्ट ग्रेटर देन 1 होगा और कुछ वैल्यू होगी 1/x की। ठीक है, मान लो अगर x 2 है तो 1/x भी कुछ फ्रैक्शन ऐड करेगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू 2 से ग्रेटर ही होगी। सो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 2 आएगी यहाँ पे। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसमें पावर है 6 और डिनोमिनेटर है पावर 3। सो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि आप इस एक्सप्रेशन को कैसे मिनिमाइज कर सकें, राइट। बिकॉज डिनोमिनेटर में भी छोटी पावर है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले मैंने इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकाली है विच इज कमिंग आउट टू बी 2, राइट। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ कि इसकी हमें मिनिमम वैल्यू पता चल गई है 2, जो कि आई है x इक्वल्स टू 1 रखने पे, तो x इक्वल्स टू 1 हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। सो दिस इज -2 एंड -2 एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2q प्लस 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू बहुत मिनिमाइज हो जाएगी ऐसे। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। So this is 64 minus 4 and this is 8 plus 2 10 and this value is coming out to be 6. So इसकी मिनिमम वैल्यू 6 आएगी, और यहाँ पे इसलिए मैंने मिनिमम वैल्यू निकाली है बिकॉज न्यूमरेटर में आपकी ग्रेटर पावर है और डिनोमिनेटर में पावर है छोटी विच इज़ 3। सो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कैसे बिल्कुल ही मिनिमम यूसेज ऑफ पेपर से सॉल्व हो रहे हैं। इट्स ओनली दे आर ओनली ट्रिकी क्वेश्चंस, तो इसमें आपको बहुत पेपर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन सेज सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज। सो इसकी अगर 17 टर्म्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AP GP कुछ भी नहीं बन रहा है, तो आपको कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी, राइट। क्या आप इसको इससे थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं इस फॉर्मूले से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ 2 टर्म्स अगर मैं करूँ यहाँ पे तो ये कुछ सेम ही लग रहा है, और इसमें ये भी फायदा है कि दिस फॉर्मूला इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एंड यू कैन सी ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, इनका जो डिफरेंस है वो भी है 1। सो इससे क्या होगा, ये जो होगा ये तो -1 ही आ जाएगा एंड दिस इज जस्ट सम ऑफ 2 टर्म्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स तो हमें पता ही है, तो यहाँ पे यही ट्रिक लगेगी, यही ऑब्जर्व करना है आपको कि इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन से ये जो सम ऑफ 17 टर्म्स है वो कुछ ऐसा बनेगा 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 6 इंटू 5 प्लस 6। सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो हमारी इवन टर्म है उससे ये हमारे पास बन रहा है, तो जो फर्स्ट 16 टर्म्स होंगी
वो तो ऐसे हम कर सकते हैं सॉल्व, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 15 माइनस 16 इंटू 15 प्लस 16। बट लास्ट में आप ये नोटिस करें कि 17 स्क्वायर एज इट इज बच जाएगा, बिकॉज 17 टर्म्स का ही सम बताना है, तो 18 स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो इसे ऐड करना मत भूलें, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबके साथ एक -1 आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये -1 हम कॉमन ले सकते हैं, और लास्ट में है 17 स्क्वायर, राइट। तो मैंने क्या किया, -1 कॉमन लिया, एंड व्हाट आई हैव नाउ, आई हैव दिस फर्स्ट 16 natural numbers. So this is nothing but 17 square minus सम ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स। ये मैंने सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा दिया है, विच इज n इंटू n प्लस 1 divided by 2. This is sum of first n natural numbers. this formula. So what I get here is 17 square minus 17 into 8. Again taking 17 as common, I get 17 into 9, right, which is 153. So don't forget the 17 square. कभी आपको लगे जस्ट सम ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स ले लेता हूँ और -1 लगा देंगे तो कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, बट डोंट फॉरगेट दिस। Now this says the sum of the possible values of x इन द इक्वेशन is. So ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, mod x plus 7 mod x minus 8 equals to 16. दैट 2014 का क्वेश्चन है, और जितनी भी x की वैल्यूज हमें यहाँ से मिलेगी उन सभी x की वैल्यूज का हमें सम बताना है, राइट। तो पहले तो जो भी हमारे पास मॉड के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, और उसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x क्या क्या आ सकती हैं, अगर हमें ऐसा आंसर निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, इसमें डिवाइड इनटू रेंज करना होता है, राइट। सो रेंज हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखो एक तो x plus 7 है पूरा मॉड के अंदर, या मॉड के अंदर कुछ भी इक्वेशन हो, मान लो अगर मॉड के अंदर आपकी इक्वेशन ये भी है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये जो मॉड के अंदर है इसे इक्वेट टू 0 करो, और इक्वेट टू 0 में क्यों कर रही हूँ, ताकि हमें वो वैल्यूज मिले जिस बेसिस पे हमें रेंज बनानी है, राइट। तो इन दोनों को मैंने 0 से इक्वेट किया है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ गई -7 और 8। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं इक्वेट टू 0 क्यों कर रही हूँ, ये हमारी कोई x की वैल्यूज नहीं है, दीज आर नॉट वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दीज आर नॉट वैल्यूज ऑफ x, बट क्योंकि मॉड का क्वेश्चन है और इसमें हमें चाहिए कि हम कितनी इसे रेंजेस में डिवाइड करें, कितने पार्ट्स में डिवाइड करें x की वैल्यू को, उसके लिए मैंने ये पॉइंट्स निकाले हैं। दीज आर जस्ट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट बनता है कि x इज लेस देन -7। तो सपोज करो अगर x की वैल्यू लेस देन -7 है तो x प्लस 7 की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, मॉड का मतलब ये है कि जब मॉड हट भी जाए तो भी जो मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव आना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट क्या है, एक्सप्रेशन इनसाइड द मॉड दिस शुड बी पॉजिटिव, सिर्फ इस पे ध्यान रखना है। सो पूरे एक्सप्रेशन की बात हो रही है, इसलिए पूरे एक्सप्रेशन को आपको इक्वेट टू 0 करके ऐसे पॉइंट्स निकालने होंगे, राइट। तो पहला केस मैंने लिया x इज लेस देन -7, तो अगर x की वैल्यू लेस देन -7 है तो -8 हो सकती है वो वैल्यू, -9 हो सकती है, तो ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव कब होगी, राइट। ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव कब होगी, जब हम एक बाहर माइनस साइन लगा दें, ठीक है। तो मॉड हटाने के बाद यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, आप देख सकते हैं x की वैल्यू तो नेगेटिव ही है, तो इन दोनों का 7 और x की वैल्यू का देखा जाए तो सब्ट्रैक्शन ही होगा, तो 7 के साथ प्लस साइन ही रहने दो और बाहर एक माइनस लगा दो, क्योंकि इसकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो
नेगेटिव साइन लगा दिया ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। ना आप देख सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू लेस देन -7 है तो और ये -8 है, राइट। तो ये माइनस माइनस क्या होंगे, अब आपस में तो ऐड ही होंगे, लेकिन मॉड है तो हमें बाहर पॉजिटिव दिखाना है, ठीक है। तो बाहर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो यहाँ पे भी एक माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये आ जाएगा -x -7 -x प्लस 8 इक्वल्स टू 16। सो -2x प्लस 1 इक्वल्स टू 16 और 2x इज इक्वल्स टू -15। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7.5, करेक्ट। x की वैल्यू आ जाएगी -7.5। और आपको ये भी चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि x इज लेस देन -7 और -7.5 तो -7 से छोटा ही है। नाउ दूसरा जो आपको रेंज लेनी है, दूसरा जो केस लेना है वो आपका मूव करेगा कि x जो है वो -7 से लेकर हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो 8 है, राइट। तो मान लो अगर इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स भी होते हैं -7, 8 और 10, तो आप कैसी रेंजेस बनाते हैं, -7 और उससे जो आगे बड़ा पॉइंट है, फिर 8 और उससे जो आगे बड़ा पॉइंट है। ऐसे आप रेंजेस केसेस कितने भी ले सकते हैं, ओके। तो एक तो आप बनाते x इज लेस देन -7, फिर एक बनाते x इज बिटवीन -7 एंड 8, फिर एक केस बनाते x इज बिटवीन 8 एंड 10, फिर आप बनाते x इज ग्रेटर देन 10। तो ऐसे करके आपको सारी x की वैल्यूज कवर करनी है जो -7 से छोटी भी हो, 10 से बड़ी भी हो, और जो 8 और 10 के बीच भी हो, और -7 और 8 के बीच भी हो। तो डोंट गेट कंफ्यूज के केसेस कैसे बनाने हैं इन क्वेश्चंस में, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही पॉइंट्स हैं, -7 और 8। एक हमने केस बनाया कि x की वैल्यू जब -7 से छोटी हो। अब सेकंड केस हम क्या बना रहे हैं कि x की वैल्यू -7 और 8 के बीच में है। तो जब x की वैल्यू -7 और 8 के बीच में होगी तो हम देख सकते हैं कि ये पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो इसे मॉड से ऐसे ही बाहर निकाल दो और कोई साइन चेंज की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। और x -8 की बात करें तो ये पार्ट पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा। सो इसमें आप दो तरीके से सोचो कि एक तो x की वैल्यू आपकी हो -7 से लेकर 0 तक। तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है कि x हमारा नेगेटिव है और 8 भी नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड होना चाहिए, राइट। तो इस रेंज में तो आप क्या कहते हैं कि ये होना चाहिए कि -x प्लस 8, x के साथ माइनस लगा दो ताकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और उसमें 8 ऐड हो जाएगा, करेक्ट। एक केस आपको बनता कि आपकी वैल्यू है 0 to 8। इस केस में क्या होता है कि आपका x पॉजिटिव है और 8 माइनस है, तो 8 में से उतना ही x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। बट क्योंकि x 0 to 8 की वैल्यू में है और 8 से छोटा ही है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि 8 में से उतनी x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो उस केस में भी यही होगा -x प्लस 8। तो इस रेंज के लिए मैं कह सकती हूँ ये पार्ट होगा -x प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू 16। नाउ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे है 15 एंड 15 इज नॉट इक्वल्स टू 16, तो दिस इज नॉट वैलिड हेयर वी कैन से, राइट। तो ये इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है इस रेंज में। ना हमारे पास थर्ड रेंज जो बची है x इज ग्रेटर देन 8 वाली। सो यहाँ पे अगर x इज ग्रेटर देन 8 की अगर हम बात करें तो जो हमारी थर्ड रेंज आएगी, तो यहाँ पे x प्लस 7 ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड से बाहर निकाल दो। और क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है, इक्वल टू नहीं लगाते इसमें, लास्ट रेंज है हमारी ये लास्ट केस, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है तो x माइनस 8 भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सो दिस इज 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 16 और 2x इज इक्वल्स टू 17। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 17/2 और वी कैन से 8.5, और एक वैल्यू हमारी आई थी 7.5 और ये आ गई है 8.5। ओके, दैट वैल्यू वाज -7.5।
क्योंकि वो x लेस देन -7 की रेंज में था और ये आ गई है 8.5। सो हमारा फाइनल आंसर है सम इज 1, राइट। If x and y are real numbers, then the minimum value of this is. So x और y हमारे रियल नंबर्स हैं और इसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो इसमें क्या करते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी होल्स, काफ़ी इसमें स्क्वायर की टर्म्स हैं, 2 x और y। यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे 6y स्क्वायर है और ये है 4xy। तो कोशिश करो कि इसमें कुछ xy स्क्वायर होल स्क्वायर की टर्म्स बन जाए, राइट। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये आप देख सकते हैं 6y स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास -4y भी है। ओके, तो हम क्या करते हैं 6y स्क्वायर को स्प्लिट कर लेते हैं ताकि हम 4xy के साथ भी यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे तो हमारा बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, राइट। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैं कुछ ऐसा बनाने का कोशिश कर रही हूँ ताकि इसे हम लिख सकें a प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2ab में 2 तो हमारे पास है और एक एक्स्ट्रा 2 भी है और x का कोफिशिएंट तो 1 ही है, वी नो। तो वी वांट कि हमारे पास यहाँ पे हो 4y स्क्वायर। तो 6y स्क्वायर को मैंने स्प्लिट किया 4y स्क्वायर और 2y स्क्वायर में, राइट। तो ये हमारे पास बन गया x प्लस 2y होल स्क्वायर और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी बन रहा है 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y प्लस 2 होल स्क्वायर ऑल्सो, राइट। सो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है, बट इसे हम और सेपरेट करेंगे। इसमें से क्या करते हैं 4 को भी स्प्लिट करते हैं 2 प्लस 2 में एंड यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। सो दिस विल बी y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा। तो वी गेट x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप देख सकते हैं ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। तो अगर हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू करनी है तो हम कह सकते हैं कि इसकी भी हम मिनिमम वैल्यू लें, इसकी भी हम मिनिमम वैल्यू लें, क्योंकि टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, चीज़ें ऐड ही होंगी और ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, इनका आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं 0 आ सकती है, इसकी भी 0 आ सकती है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू 0 कब आएगी, जब y की वैल्यू हो 1, राइट। और अगर y की वैल्यू है 1 और x प्लस 2y को भी 0 की इक्वल अगर हम पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। सो x और y की वैल्यूज जिस पे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी वो ये हैं, और एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस टर्म की 0 है, इस टर्म की 0 है, तो हमारे पास क्या बचा 2 बचा। सो आवर आंसर इज 2 हियर, राइट। Thank you all for watching this.